बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DSL ऑफिशियल में खुशामदीद। जनरल साइंस का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हमारा टॉपिक है फोटोसाइंथेसिस एंड रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। फोटोसाइंथेसिस कहाँ होती है प्लांट बॉडी में? एक पर्टिकुलर आर्गन होता है जिसका नाम है लीफ। लीफ के अंदर फोटोसाइंथेसिस होती है। अब फोटोसाइंथेसिस पढ़ने के लिए जो आर्गन है लीफ, इसको पढ़ना, इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि फोटोसाइंथेसिस होती ही लीफ के अंदर है प्लांट्स में। अच्छा, ये आपके सामने लीफ का स्ट्रक्चर है। लीफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो ये पोर्शन है जिसको कहा जाता है लीफ स्टॉक। लीफ स्टॉक के ज़रिए कोई भी लीफ एक स्टेम के साथ अटैच्ड होता है। तो लीफ स्टॉक किसको कहेंगे? जिस पोर्शन के साथ लीफ एक स्टेम के साथ अटैच हो उस पोर्शन को लीफ स्टॉक कहते हैं। उसके बाद लीफ के अंदर ये जो सेंट्रल लाइन होती है इसको कहते हैं मिडरिब। मिडरिब यानी कि सेंट्रल लाइन ऑफ द लीफ। उसके बाद ये जो लाइंस दोनों तरफ होती हैं लीफ के, इनको कहा जाता है वीन्स। अच्छा, वीन्स का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल, यानी कि फूड इसके अलावा वाटर और गैसेस जो भी लीफ के अंदर होंगी वो ट्रांसपोर्ट होंगी इन वीन्स के अंदर। ये बीच वाले मिडरिब और ये है लीफ स्टॉक। अच्छा, लीफ का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये एक वाटर प्रूफ कवरिंग के साथ कवर होता है, यानी कि एक लेयर होती है जो कि वाटर प्रूफ होती है। वो वैक्सी लेयर है। वो इस पूरे लीफ के जो ऊपर वाली पोर्शन है, ऊपर वाली साइड है, अपर साइड ऑफ द लीफ, वो कवर होती है इस वैक्सी लेयर के साथ और ये वाटर प्रूफ होती है। इसकी वजह से लीफ में से पानी कम से कम बाहर ज़ाया होता है। और जो लीफ की अंडर साइड है, नीचे वाली जो सतह है, उसमें स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं। उन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। और स्टोमेटा के ज़रिए जो गैसेस हैं वो इन एंड आउट ऑफ द प्लांट बॉडी जाती हैं, यानी कि लीफ में जो गैसेस अंदर और बाहर जाती हैं वो बाय द स्टोमेटा आती जाती हैं और स्टोमेटा अंडर साइड ऑफ द लीफ मौजूद होते हैं। अपर साइड ऑफ द लीफ एक वाटर प्रूफ कवरिंग के साथ कवर होती है। उसके बाद लीफ के अंदर एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं कि प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल का काम होता है कि सनलाइट को ट्रैप करना या कैच करना फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस। तो सनलाइट जो है वो कैच करेगी क्लोरोफिल और गैसेस जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? स्टोमेटा के ज़रिए आएगी। और जो वाटर है वो आएगी रूट्स में से, यानी कि जो ज़मीन में हम पानी देंगे वहाँ से लीफ उठाएगा थ्रू इन, फिर आ जाएंगी वीन्स के ज़रिए लीफ के अंदर। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर फिर प्रोसेस करेंगे फोटोसाइंथेसिस का। अच्छा, ये आपका लीफ कवर हो गया। इसके बाद है फोटोसाइंथेसिस, यानी कि फोटोसाइंथेसिस एक प्रोसेस है। फोटो मीन्स लाइट। ये एक ग्रीक लफ्ज़ है। फोटोसाइंथेसिस ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है। फोटो जिसकी माना होती है लाइट एंड साइंथेसिस जिसकी माना होती है पुटिंग टुगेदर, यानी कि लाइट की मदद से और दूसरे जो मटेरियल हैं वो एक जगह मिलकर एक केमिकल बनाएंगे जो होता है ग्लूकोज और वो फूड ऑफ द प्लांट्स होता है। तो प्लांट में वाटर आ जाएगा ज़मीन में से थ्रू रूट्स और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी एटमॉस्फेयर में से थ्रू स्टोमेटा और सनलाइट आ जाएगी सन में से और उसको ट्रैप कौन करेगा? क्लोरोफिल। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगी? ग्लूकोज बनाएंगी जो कि प्रोडक्ट होती है फोटोसाइंथेसिस की। ये आपके सामने इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों मिलकर क्लोरोफिल की मौजूदगी में सनलाइट की मदद से क्या बनेगा? ग्लूकोज। और प्लस में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट होगी फोटोसाइंथेसिस की और ग्लूकोज जो है मेन प्रोडक्ट है। तो ग्लूकोज जो है इसकी बॉडी में प्लांट में रह जाएगा
और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट रिलीज कर देंगे एटमॉस्फेयर में, जिसको फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स गेन करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। जैसे एनिमल्स हो गए या ह्यूमन बींग्स हो गए, इनको रेस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन यहाँ से आएगी। ऑक्सीजन ये प्लांट्स निकाल देंगे इन द एटमॉस्फेयर, जो बनी है किसमें, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अच्छा, ये जो लीफ हम पढ़ के आए हैं, लीफ की जो ये वाइड स्ट्रक्चर है या फ्लैट स्ट्रक्चर है, ये किस लिए होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सनलाइट गिर सके और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और दूसरी जो है ये फ्लैट बॉडी लीफ की इस वजह से है ताकि इसमें पोर्स ज़्यादा हो, स्टोमेटा ज़्यादा हो और गैसेस जो हैं इजीली प्लांट की बॉडी में पहुंच सके। तो इसके लिए क्या है, ये फ्लैट और लार्ज या वाइड बॉडी होती है लीफ की इन दो फंक्शंस के लिए। एक पहला कौन सा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एनर्जी या सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस पहुंच सकें इजीली प्लांट की बॉडी के अंदर। पोर्स स्टोमेटा किस लिए होते हैं, ताकि गैसेस इन एंड आउट जा सकें। और लीव्स हैव लॉट्स ऑफ वेन्स किस लिए होती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। तो नीचे ये चार जो हैं आपके MCQs टाइप सवाल हैं, यानी कि वाइड एंड फ्लैट ऑफ द बॉडी लीफ की किस लिए होती है, तो ये होगा ताकि एब्जॉर्ब हो सके मोर सनलाइट। और थिन जो है प्लांट की बॉडी थिन क्यों होती है, ताकि अलोज गैसेस रीच इजीली, ताकि गैसेस आसानी से पहुंच सकें। और स्टोमेटा किस लिए होते हैं, अलोज गैसेस इन एंड आउट। स्टोमेटा क्या करेंगे, इन एंड आउट गैसेस को आने जाने देंगे प्लांट की बॉडी के अंदर। और वेन्स किस लिए होती हैं, कैरी वाटर इनटू सेल्स एंड एक्स्ट्रा ग्लूकोज आउट, ताकि पानी और ग्लूकोज को की ट्रांसपोर्ट हो सके, ये वेन्स के ज़रिए होगी। तो ये आपका लीफ भी कवर हो गया और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कवर हो गया। अच्छा, इसके बाद फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, यानी कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज होंगे फोटोसिंथेसिस के रेट पर। रेट मतलब किस तरह, अगर मतलब कि फोटोसिंथेसिस एक हो रही है नॉर्मल रेट पर, अब कम या ज़्यादा किस लिए होगी असरअंदाज, ये कुछ फैक्टर्स हैं आपके सामने। अगर ये फैक्टर्स कम या ज़्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस भी कम या ज़्यादा होगी, उन पर अफेक्ट होगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पर असरअंदाज होगी। अच्छा, ये कौन कौन से हैं, वाटर, पहला फैक्टर है लाइट। लाइट मतलब कि जो क्लोरोफिल जो है वो ट्रैप करती है, कैच करती है सनलाइट को। अगर सनलाइट तेज़ होगी, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे गर्मियों में ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि रोशनी की शिद्दत इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये ज़्यादा जो है ऐसा नहीं है कि ज़्यादा होती जाए लाइट की इंटेंसिटी तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा ही होती जाएगी। एक लिमिट तक ये प्रोसेस होता है, यानी कि एक लिमिट में अगर लाइट तेज़ होती जाएगी, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा रोशनी हो जाएगी, इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि एक लेवल तक फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, उस लेवल के बाद लाइट कितनी भी ज़्यादा होती जाए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पर। और इसी तरह लाइट अगर कम होगी तो कम होती जाए, जैसे सर्दियों में लाइट कम होती है तो फोटोसिंथेसिस भी कम होती जाएगी। लेकिन बिल्कुल अगर ज़ीरो पर भी चला जाए टेम्परेचर तो इतनी फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, आस्ते आस्ते कम होती जाएगी और फिर एक लेवल पर आ जाएगी। इसी तरह क्लोरोफिल सेकंड फैक्टर है, तो एक मतलब कि क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट होता है और इसका काम होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। तो क्लोरोफिल जो है ये भी लाजमी है प्लांट के लिए कि प्लांट की बॉडी में क्लोरोफिल हो और फोटोसिंथेसिस इजीली हो सके।
तो ये भी एक सुइटेबल अमाउंट में होना क्लोरोफिल लाजमी है। लाइट भी सुइटेबल अमाउंट में होने लाजमी है। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड कोल्डनेस होती है। तो अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो फोटोसाइंथेसिस क्या होगी, स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वेरी कोल्ड टेम्परेचर यानी कि बिल्कुल नीचे अगर टेम्परेचर चला जाएगा 16, 14 या 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर भी फोटोसाइंथेसिस लो हो जाएगी। इसके बाद वाटर है। वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी फैक्टर है किसके लिए, फोटोसाइंथेसिस के लिए। अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसाइंथेसिस होगी ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे तो ही ग्लूकोज बनेगा, यानी कि तो ही फोटोसाइंथेसिस होगी। तो वाटर भी एक सूटेबल अमाउंट में लाजमी है फोटोसाइंथेसिस होने के लिए। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक नेसेसरी प्रोडक्ट है, नेसेसरी फैक्टर है, ये लाजमी है फोटोसाइंथेसिस होने के लिए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हम पढ़ के आए हैं, लाइट, क्लोरोफिल, टेम्परेचर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये पांचों फैक्टर्स लाजमी होना ज़रूरी हैं, बट एट अ सूटेबल अमाउंट। एक सूटेबल मिकदार तक इन पांचों फैक्टर्स का होना लाजमी है एक प्रॉपर फोटोसाइंथेसिस होने के लिए। अब फोटोसाइंथेसिस के बाद जो है वो होती है रेस्पायरेशन, यानी कि अब जो भी मटेरियल बना है, ग्लूकोज जो बना है वो किस में बना है, फोटोसाइंथेसिस में। अब ये मटेरियल, अब ये प्रोडक्ट जो है वो यूज़ होगी इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। तो फोटोसाइंथेसिस और रेस्पायरेशन जो है वो इंटरलिंक्ड प्रोसेस है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि फोटोसाइंथेसिस में ग्लूकोज बनता है। मेकिंग ऑफ द ग्लूकोज किस में होती है, फोटोसाइंथेसिस में, और ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज होती है रेस्पायरेशन में। रेस्पायरेशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज बना है उसमें प्लस में ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिलकर एक प्रोसेस होगा जिसको कहते हैं रेस्पायरेशन। और फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर में ये टूट जाएगा ग्लूकोज, यानी कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेंगे तो प्रोसेस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों बन जाएंगे। तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं, फोटोसाइंथेसिस और रेस्पायरेशन, दोनों वाइस वर्सा होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये कंपैरिजन अगर आप देखेंगे फोटोसाइंथेसिस और रेस्पायरेशन का तो आपको बात समझ में आ जाएगी। फोटोसाइंथेसिस में क्या होता है, एनर्जी इज नीडेड, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है फोटोसाइंथेसिस के लिए। और रेस्पायरेशन में क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड, रेस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होगी और फोटोसाइंथेसिस में एनर्जी चाहिए होगी, ज़रूरत होगी। उसके बाद फोटोसाइंथेसिस होती है ओनली प्लांट्स में या फोटोसाइंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि जिसमें क्लोरोफिल होगा उनमें फोटोसाइंथेसिस होगी। और रेस्पायरेशन जो है अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी जिंदा ऑर्गेनिज्म होगा, उन सब में रेस्पायरेशन होगी। अच्छा, फोटोसाइंथेसिस क्या है, इट इज़ अ फूड मेकिंग प्रोसेस, यानी कि फोटोसाइंथेसिस में फूड बनता है। और जो रेस्पायरेशन है इट इज़ अ फूड यूजिंग प्रोसेस, यानी कि इसमें फूड यूज़ होगा। और उसके बाद फोटोसाइंथेसिस क्या होता है, इसमें ट्रैप्स एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड, यानी कि एनर्जी को ट्रैप किया जाता है फूड बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। और रेस्पायरेशन में क्या होता है, ब्रेक्स ग्लूकोज, जो बना हुआ ग्लूकोज है वो टूटेगा टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि एनर्जी निकलती है और ग्लूकोज टूटता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। उसके बाद फोटोसाइंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी और रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी किसमें, रेस्पायरेशन में, और वो यूज होगी फोटोसाइंथेसिस में। इस तरह ग्लूकोज बनेगा फोटोसाइंथेसिस में और वो यूज होगा रेस्पायरेशन में। तो ये तकरीबन वाइस वर्सा प्रोसेस है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, लाजमी हैं और ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे। तो उम्मीद है आपको ये दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, फोटोसाइंथेसिस और रेस्पायरेशन। अब लास्ट में ये आपके सामने जो है ये एक्सरसाइज है, इसको आप हल करने की कोशिश करना, उम्मीद है कि हो जाएगी। अगर ना हो पाए तो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह हामिद नासिर।